दफन 9। अब अपराजिता, रुद्राक्ष और परी फिर से लॉबी में बैठ गए हैं। थोड़ी देर की शरारत के बाद माहौल में हल्की सी शांति आ गई है, लेकिन अपराजिता के दिमाग में फिर से नई शरारत की लहरें उठने लगी। वह आसपास का मुआयना करती है कि अब किस पर निशाना साधा जाए। तभी एक वेटर ट्रे में कुछ पानी के गिलास लेकर उनके पास से गुजरता है। वेटर को देखकर अपराजिता की आंखों में शरारत की एक नई चमक आ जाती है। अपराजिता धीरे से रुद्राक्ष से कहती है, भैया तुमको पानी पीना है। रुद्राक्ष नजर उठाकर अपराजिता की ओर देखता है। जैसे उसकी आंखों की शरारती चमक वह साफ साफ पढ़ पा रहा था, इससे वह बेहद संजीदा अंदाज में मना करते हुए कहता है, नहीं। रुद्राक्ष की नाका जैसे उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। उसने तो पहले ही मन बना लिया था कि उसे क्या करना है। वह झट से परी की ओर मुड़ती उसके कान में धीरे से कुछ फुसफुसाती है। परी, जो अभी भी पिछले झूले की याद की मजे में थी, उसकी योजना सुनकर हंसने लगती है। अपराजिता, परी तुम्हें पानी पीना है न? तो भैया को बोलो। फिर जैसे ही वो वेटर पास आएगा तुम उसे रोककर कहना कि मुझे कुछ कहना है, और फिर अपनी सबसे मासूम शक्ल बनाना, बाकी मैं संभाल लूंगी। परी हमेशा की तरह मासूमियत से तैयार हो जाती है। परी बिल्कुल यही करती है। परी को पानी चाहिए, इससे रुद्राक्ष वेटर को बुला लेता है। कुछ ही पलों में वेटर उनके पास आता है और गिलास ट्रे में रखने के लिए रुकता है। परी मासूमियत से मीठे स्वर में कहती है, अंकल एक मिनट, मुझे कुछ कहना है। वेटर परी की ओर झुकता है और हल्की सी मुस्कान के साथ पूछता है, हाँ बेटा क्या चाहिए? इससे पहले कि परी आगे कुछ कहती, अपराजिता एकदम संजीदा चेहरा बनाते हुए कहने लगी, अंकल ये जो गार्डन में झूला है वो हिलते हिलते उड़ना शुरू हो गया था, आपको भी चेक कर लेना चाहिए, कहीं ये उड़कर गुम न हो जाए। वेटर इस बात को पहले तो हल्के में लेता है, लेकिन फिर परी की मासूम शक्ल और अपराजिता की गहरी नजरों को देखकर थोड़ा संजीदा हो जाता है। वेटर थोड़ा घबरा कर, क्या सच में झूला हिलने लगा था? दोनों गंभीर चेहरा बनाए उसकी ओर देख रही थी। वही रुद्राक्ष उन्हें घूरने लगा। तभी अनिकेत और पलक वहां आते हैं। क्या चल रहा है यहाँ? पलक की निगाह पहले अपराजिता के हाव भाव खंगालने लगी थी। उन्हें आता देख वेटर अब वहां निकलने लगता है, पर उसके चेहरे से साफ साफ झलक रहा था कि झूले वाली बात उस पर अपना असर छोड़ गई थी। वेटर ट्रे उठाकर वहां से चला जाता है, लेकिन एक नज़र झूले की तरफ डालना नहीं भूलता। ये देख अपराजिता और परी चुपके से मुस्करा लेती है। अनिकेत जाने की तैयारी में है। उसके चेहरे पर हल्की सी चिंता है, लेकिन आंखों में प्यार झलक रहा है। वह एक एक करके अपने बच्चों को देखता है और सबसे पहले अपराजिता की ओर बढ़ता है। अनिकेत मुस्कुराते हुए अपराजिता को प्यार से पकड़ते हुए कहता है, बेटा जब मैं तुम सबके साथ नहीं रहूंगा तो तुम शरारत नहीं करोगी, ठीक है? मम्मी को परेशान नहीं करोगी, वादा? अपराजिता हल्का सा हंसते हुए, जी पापा, बिल्कुल वादा। यही वक्त था जब रुद्राक्ष ने देखा कि अपराजिता ने अपनी फिंगर क्रॉस किया हुआ था। अनिकेत हल्के से मुस्कुरा देता है, फिर अपनी छोटी परी की ओर बढ़ता है। वह उसे गोद में उठाकर उसे प्यार से गले लगाता है, इससे परी उसे कसकर पकड़ लेती है। अनिकेत परी से कहता है, मेरी प्यारी परी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लेकर आऊंगा, कुछ प्यारी सी चीज जो सिर्फ तुम्हारे लिए होगी। परी खुश होकर मुस्कुराती अपने नन्हे हाथों से अनिकेत को और कसकर पकड़ लेती है। इसके बाद अनिकेत उसे नीचे उतारता है और रुद्राक्ष की ओर देखता है। रुद्राक्ष खामोश खड़ा था, उसके चेहरे पर हल्की सी संजीदगी मौजूद थी। दोनों बाप बेटे एक दूसरे के सामने हाथ बांधे खड़े थे। अनिकेत गंभीर स्वर में कहता है, रुद्राक्ष मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम अपनी बहनों का ध्यान रखोगे। कोई भी परेशानी हो तो मम्मी से कहना और खुद भी थोड़ा संभल कर रहना, ठीक है? रुद्राक्ष भी उसी गंभीरता से उत्तर देता है, जी आप चिंता मत कीजिए, मैं सब देख लूंगा। अनिकेत हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाता है और एक आखिरी बार अपने बच्चों की ओर देखता है। उनकी आंखों में हल्का सा इंतजार और विश्वास उसे तिरता हुआ नजर आता है। अनिकेत अपने बच्चों को देखकर एक गहरी सांस लेता है, जैसे उन्हें छोड़ना उसके लिए आसान नहीं था। इसके बाद वह आत्माराम और बबली को जरूरी हिदायतें दे ही रहा था, तब तक वहां कैब आ जाती है। वह उन सबको उसमें बैठाकर देता है। पलक का हाथ गहरे से पकड़े उसे भी जैसे मौन विदा देता है। अगले ही पल कैब वहां से निकल जाती है। फिर वह धीरे से मुड़ता है और दरवाजे की ओर कदम बढ़ा देता है, लेकिन उसे पता था उसके बच्चे उसे जाते हुए देख रहे होंगे। पलक की नम हुई आंखों को भी वह समझ रहा था, यही वजह थी कि उसने दोबारा उनकी ओर पलट कर नहीं देखा। अनिकेत कैब के जाते अपनी कार में बैठने ही वाला था,
उसने कार स्टार्ट करके एक्सीलेटर पर पैर जमाया ही था कि अचानक उसकी कार के सामने एक अधेड़ महिला आ जाती है। अनिकेत ने तुरंत ब्रेक लगाया, इसके बाद वह कार से बाहर निकलकर उनकी ओर बढ़ता है। महिला, जो उम्रदराज होते हुए भी बेहद स्मार्ट लग रही थी, ने अनिकेत की ओर देखा। अनिकेत सौम्य स्वर में पूछता है, क्या सब ठीक है मैडम? क्या आपको मदद की जरूरत है? महिला मुस्कुराते हुए, मेरा नाम उषा गर्ग है, मैं यहाँ काशी दर्शन के लिए आई हूँ, लेकिन मेरी बुक की हुई कैब काफी देर से नहीं आई। अनिकेत ने उनकी परेशानी सुनकर सोचा और बिना समय गवाए कहा, कोई बात नहीं उषा जी, अगर आप चाहें तो मैं आपको मंदिर परिसर तक छोड़ सकता हूँ। उषा जी ने मुस्कुराते हुए हामी भरते हुए कहा, शुक्रिया। अनिकेत ने उन्हें अपनी कार में बिठाया और गाड़ी स्टार्ट की। रास्ते में उषा जी ने अनिकेत से बात शुरू करते हुए कहा, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन मैंने आपको पहले कहीं देखा है। अनिकेत ने उसकी बातों पर ध्यान दिया। क्या सच में? हाँ, मैं बैंक से रिटायर हूँ और आपके बैंक में कैशियर के रूप में काम करती थी। मैं आपकी सूरत कभी नहीं भूल पाई। अपने अंतिम रिटायरमेंट वर्ष में आप एक दिन कैश निकालने आए थे। अनिकेत की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे उस दिन की याद आई जब गलती से उषा जी ने उसे 50,000 ज्यादा दे दिए थे। अनिकेत, ओह हाँ, मुझे याद है, आपने गलती से ज्यादा पैसे दे दिए थे, लेकिन मैंने ईमानदारी से वो पैसे वापस कर दिए थे। उषा ने उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करते हुए कहा, तभी तो मैंने कहा मैं आपका चेहरा और नाम नहीं भूल सकी। अनिकेत, उसी दिन से मैं आपसे प्रभावित हूँ, आपकी ईमानदारी ने मेरी इज्जत बचाई। इस बात पर अनिकेत सहजता से मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, लेकिन आपका धन्यवाद उषा जी। मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर सका। उषा जी ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, उषा, आप जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। आज आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। काशी में महादेव और अनिकेत दोनों से मुलाकात हो गई। कार धीरे धीरे मंदिर परिसर की ओर बढ़ रही थी। अनिकेत और उषा जी की बातचीत में एक आत्मीयता की भावना पनप गई थी। अनिकेत, काशी में आकर हमेशा ऐसे अच्छे अनुभव मिलते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपका काशी का ये दौरा यादगार रहे। उषा जी ने उसकी बातों का समर्थन करते हुए कहा, ये तो निश्चित है, और आपके साथ यह सफर और भी खास हो गया है। उनकी बातचीत चलते चलते अनिकेत ने मंदिर परिसर के नजदीक पहुंचकर गाड़ी रोकी। उन्होंने उषा को स्नेहपूर्वक विदाई दी और वह मुस्कुराते हुए मंदिर की ओर बढ़ गईं। एक कैब आकर उस साइड पर रुकती जहां प्रोफेसर साहिल श्रीवास्तव के साथ खड़े थे। क्या अनिकेत सर इतनी जल्दी आ गए? जब तक वे इस बात को खंगालते तब तक एक युवती उनकी ओर आने लगी। वह प्रोफेसर साहिल की ओर आती हाथ आगे बढ़ाती हुई कहने लगी, मेरा नाम माहिरा है, मैं प्रोफेसर हामिद की भांजी हूँ। प्रोफेसर साहिल थोड़ा अवाक भाव से पूछ उठे, पर दिल्ली से बहुत जल्दी आ गई? जी, मैंने आधे रास्ते पहुंचकर आपको सूचना दी थी। वैसे मेरे मामा जी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली आपको? अभी तो फिलहाल वही अपडेट है जो मैंने आपको पहले बताई थी। फिलहाल अभी इंस्पेक्टर आने वाला है, आप खुद बात कर लीजिएगा। जी आइए। प्रोफेसर साहिल अब उसे कैंप की ओर ले चलता है। श्रीवास्तव उनके विपरीत जाते हुए कहता है, सर मैं चाय लेकर आता हूँ। प्रोफेसर साहिल जब माहिरा के साथ कैंप की ओर बढ़ रहे थे तभी उनके सामने ध्रुव आ गया। उसके सामने आते प्रोफेसर साहिल एकदम से बोल उठे, ध्रुव तुम सारा को कैंप तक ले जाओ, मैं अभी आता हूँ। प्रोफेसर साहिल के जाते अब वे दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में कुछ संशय था, जैसे वे पहले से एक दूसरे को जानते हो। सारा ध्रुव को कसकर घूरती हुई कहने लगी, तुम प्रोफेसर साहिल के साथ? क्या तुम्हारी सच्चाई वे जानते हैं? प्लीज माहिरा, वो सब कुछ भूल जाओ। अगर ऐसा कुछ तुमने कहा तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी, प्लीज माहिरा। ध्रुव घबराया सा उसके सामने विनती कर रहा था, जबकि माहिरा अब भी उसे कसकर घूर रही थी। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों से साझा करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।